हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। अब इस पर्टिकुलर वीडियो से अपन अपने जो स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न है उनको स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अपन अपना पहला टाइप देखेंगे विच इज गोइंग टू बी अडेप्टर डिजाइन पैटर्न। उसको समझते हैं। तो चलिए चलते हैं आईपैड पे और स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन इस पर्टिकुलर वीडियो से अपने स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं। पहला अपना होगा अडेप्टर डिजाइन पैटर्न। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अपन को बोलता है अडेप्टर डिजाइन पैटर्न की अडेप्टर पैटर्न अलाउज इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस टू वर्क टुगेदर। इसका मतलब अगर आपको याद हो कि जब अपन इस सीरीज की स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी लैपटॉप का चार्जर है जो कि एक इंडियन चार्जर है। जो इंडियन मेरे सॉकेट बोर्ड होते हैं उनमें तो काम करेगा, पर अगर मुझे यूएस वगैरह में जाके काम करना है तो वो नहीं कर सकता। तो मुझे उसके लिए एक अडेप्टर लगेगा। दैट मीन्स मेरे पास एक सिंपल चीज थी जो मेरे दो डिफरेंट सॉकेट के साथ काम कर सकती है, लेकिन उसको काम करवाने के लिए मुझे एक अडेप्टर की रिक्वायरमेंट हुई। इंडियन में वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, पर यूएस के लिए एक अडेप्टर की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स किसी भी दो इनकम्पैटिबल चीजों को अपन एक अडेप्टर की मदद से कंपैटिबल बना सकते हैं। यही मतलब होता है अडेप्टर डिजाइन पैटर्न का। आगे देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। तो सेम लैपटॉप चार्जर हमारा यूएस में और इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट होता है, उनके डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अडेप्टर हमारा जो इंडियन पोर्ट चार्जर है वो यूएस पोर्ट में भी काम कर जाता है। एक मिडिल वेयर होता है अडेप्टर हमारा कि वो दो इनकम्पैटिबल चीजों के बीच में यूज होता है सो दैट वो कंपैटिबल हो जाए। ठीक है। अब अगर अपन विदाउट अडेप्टर पैटर्न करें कोड तो क्या दिक्कतें आ सकते हैं वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पे करके मेथड है जो कि अपना एक्सपेक्टेड मेथड है, ये अपने कोड में दिया गया है अपन को। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, एक थर्ड पार्टी सर्विस यूज कर रहे हैं जिसके अंदर जो पे है उसको बोला जाता है मेक पेमेंट। अब जो मेरा कोड है इसके साथ इनकम्पैटिबल हो जाएगा। जब मैं अपनी थर्ड पार्टी सर्विस को अपने कोड के साथ इंटीग्रेट करूंगा तो वो इनकम्पैटिबल हो जाएगा, और ये मेरा एक इशू है। इसको मुझे सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, मुझे इस इनकम्पैटिबिलिटी को रिमूव करना होगा विद द हेल्प ऑफ अडेप्टर। किस तरीके से वो भी अपन देखेंगे। तो बेसिकली हमारा जो कोर आइडिया है अडेप्टर का वो क्या है कि हमारे पास एक क्लाइंट होता है, वो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग आ थर्ड पार्टी सर्विस डायरेक्टली वो अडेप्टर को कॉल करेगा। जैसे वो अडेप्टर को कॉल कर लेगा तो हमारा अडेप्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द थर्ड पार्टी सर्विस। और जो अडेप्टर है वो हम इस तरीके से बनाएंगे कि उसके अंदर पे काम कर जाए। तो ये हमारा सॉल्व कर देगा इनकम्पैटिबिलिटी का इश्यू। ठीक है। अब अपन कोड देख लेते हैं कि अगर अपन को विद अडेप्टर पैटर्न कोड लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास ये अपनी एग्जिस्टिंग क्लाइंट इंटरफेस है विच इज गोइंग टू बी पेमेंट प्रोसेसर, जिसके अंदर हमारे पास पे करके एक मेथड है जो कि कॉल होगा। एंड ये फिक्स है, हमें यही अप्रोच फॉलो करनी है, यही कोड स्ट्रक्चर फॉलो करना है। लेकिन हमारी जो थर्ड पार्टी सर्विस है वो हमें बोलती है कि हम आपको मेक पेमेंट देंगे, हमारे पास पे है ही नहीं, और थर्ड पार्टी सर्विस हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगी, तो हमें उनके अकॉर्डिंग अपने कोड में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये अपना है एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी क्लास जिसके अंदर है मेक पेमेंट। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अपन बनाएंगे एक अडेप्टर क्लास जिसके अंदर अपन क्या बोलेंगे, ये अपनी पेमेंट अडेप्टर क्लास है। इसके अंदर हम जो भी अपना गेटवे है विच इज गोइंग टू बी थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे वो लेंगे और उसका मेक पेमेंट कॉल करेंगे, लेकिन इनसाइड पे। तो जो पे मेथड है वो हमने अपने पेमेंट अडेप्टर के अंदर बनाया है, और इस पे के अंदर से हम मेक पेमेंट कॉल कर रहे हैं। तो यूजर को तो पे ही कॉल करना पड़ेगा, उसको मेक पेमेंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मेक पेमेंट तो उसके अंदर कॉल कर रहे हैं। तो यही होता है अपना अडेप्टर क्लास, जो कि ये मेक श्योर करता है कि अपना जो स्टैंडर्ड था जो कि अपना कोड में बोला जाता है पे, हम प्रोवाइड तो आपको पे ही कर रहे हैं, पर इंटरनली हम कुछ भी करें उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। पर ये हमारा एक तरीके से एक अडेप्टर पैटर्न हो जाता है कि ये हमारे एक अडेप्टर बन चुका है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मुझे मेरा क्लाइंट कोड करना है तो मैं कैसे करूंगा कि मैंने थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे जो था उसका मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को मैंने पास करा मेरा पेमेंट अडेप्टर के अंदर, और मुझे हमेशा पे ही मेथड कॉल करना है। तो मैं यहां पर पे ही मेथड कॉल कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो पे है इसके अंदर से मेक पेमेंट कॉल हो रहा है, ये मेरा अडेप्टर मेक श्योर कर रहा है। तो यही होता है अपना अडेप्टर पैटर्न। बेसिकली मैंने किया पे कॉल, अडेप्टर के अंदर गए और मेक पेमेंट कॉल हो गया। अगर अपन पूरा पैटर्न देखें तो पूरा पैटर्न क्या बोलता है कि जो अपना ऐप है वो अपना अडेप्टर को कॉल करेगा, और अपना जो ऐप है वो अपन से एक्सपेक्ट करता है कि आप पे मेथड को कॉल करिए। कोई बात नहीं, हमने अडेप्टर को कॉल करा, अडेप्टर क्या करता है हमारा जो पे है उसको कन्वर्ट करता है मेक पेमेंट में, जो कि हमें थर्ड पार्टी बोलते हैं कि हम तो मेक पेमेंट ही सुनते हैं भाई, हमें पे समझ में नहीं आता। अडेप्टर बोलता है मैं पे को हैंडल करूंगा और पे के अंदर से मेक पेमेंट कॉल करूंगा, और वो हमारी थर्ड पार्टी गेटवे को कॉल करता है। इस तरीके से हमारा पे ही यूज होता है लेकिन इंटरनली मेक पेमेंट यूज होता है।
तो ये हमारा बन गया अडेप्टर पैटर्न। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बेनिफिट्स देखें तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, ऑब्वियसली। कंपैटिबिलिटी, क्योंकि आपने देख लिया होगा अडेप्टर हमारे लिए कंपैटिबिलिटी इंक्रीज करता है। क्लीन इंटरफेस, क्योंकि हमें बार बार इफ एल्स कंडीशन लगा के चीजों को हैंडल नहीं करना पड़ता, हमारा अडेप्टर सेम पैटर्न में लेकर आ जाता है चीजों को। देन बेटर मेंटेनेबिलिटी, ये तो आपको पता ही है, अपन जो भी डिजाइन पैटर्न समझते हैं वो बेसिकली हमारे कोड को बेटर मेंटेन करने के लिए ही अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट यूज केसेस, तो हमारा है थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेशन, वो आपने देख ही लिया। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन सेम। देन लेगेसी सिस्टम इंटीग्रेशन, तो लेगेसी सिस्टम इंटीग्रेशन इस तरीके से कि अभी न्यू सिस्टम में कोई नए मेथड्स आ सकते हैं, न्यू लाइब्रेरी यूज हो सकती हैं। जो पुराने हैं वो पुराना मेथड यूज करते हैं, पुरानी लाइब्रेरी यूज करते हैं, तो उनके लिए अगर अपन अडेप्टर प्रोवाइड कर देंगे कि हम पुराना कॉल करेंगे पर इंटरनली नया कॉल होगा, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा लेगेसी सिस्टम इंटीग्रेशन। देन डेटा फॉर्मेट कन्वर्जन, कि हमारे पास कोई कोड है जो डेटा को एक सर्टेन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, लेकिन अब हमारे पास कोई एक ऐसा कोड आ गया जो उस फॉर्मेट को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करता, तो हम बीच में एक अडेप्टर बना लेंगे कि वो क्या कन्वर्ट करेगा कि हमारे पास जो न्यू पैटर्न आया है वो उसको कन्वर्ट कर देगा उस पर्टिकुलर पैटर्न में जो हमारी कन्वर्जन क्लास समझती है। तो वहां पर भी अपन अपना जो अडेप्टर पैटर्न है उसको यूज कर सकते हैं। तो यही होता है बेसिकली अपना अडेप्टर पैटर्न, जिसमें हम क्या करते हैं, एक अडेप्टर क्लास बनाते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दैट अडेप्टर क्लास हम अपनी जो थर्ड पार्टी सर्विस है, एपीआई इंटीग्रेशन है, डेटा कन्वर्जन है, या फिर लेगेसी सिस्टम जैसे कोड और भी डिफरेंट यूज केसेस हो सकते हैं, हम क्या करते हैं कि उनको डायरेक्टली ना कॉल करके अडेप्टर पैटर्न के थ्रू कॉल करते हैं। और अडेप्टर पैटर्न मेक श्योर करता है कि हमारा जो ऐप की रिक्वायरमेंट है, जैसे इस केस में दी पे, इंटरनली पे ही कॉल होगा पर उसके अंदर हम मेक पेमेंट कॉल कर देंगे। सिमिलरली सारे यूज केसेस काम करते हैं। तो यही होता है अपना अडेप्टर पैटर्न। तो ये अपना था स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न का पहला पैटर्न। आगे आने वाली वीडियोस में और भी पैटर्न देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपने स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न पढ़ रहे थे, जिसमें से अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में जो अपना पहला था विच इज अडेप्टर डिजाइन पैटर्न वो पढ़ लिया था। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना जो सेकंड डिजाइन पैटर्न है उसको पढ़ेंगे, विच इज गोइंग टू बी डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न। तो चलिए चलते हैं आईपैड पे और इसको समझते हैं। तो अब अपन देखने वाले हैं अपना डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न, जो कि हमें बोलता है कि डेकोरेटर पैटर्न अलाउज बिहेवियर टू बी एडेड टू ऑब्जेक्ट डायनेमिकली विदाउट मॉडिफाइंग इट्स स्ट्रक्चर। दैट मीन्स हम अपने जो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसमें अपन कोई भी बिहेवियर ऐड कर सकते हैं उसके ऑब्जेक्ट को बिना चेंज करे। हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, लेकिन अपन फिर भी उसमें चीजें ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से वो अपन समझेंगे। तो उसको अपन एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सिंपल कॉफी है जो 100 रुपीज की मिलती है। अब अगर मैंने उसमें एक्स्ट्रा मिल्क ऐड किया तो मुझे 20 रुपीज लगेंगे। मैंने शुगर ऐड करी तो 10 रुपीज लगेंगे। दैट मीन्स अगर मैं एक सिंपल कॉफी लेता तो मुझे 100 की मिलती, अगर मैं उस सिंपल कॉफी में मिल्क ऐड करता तो मुझे वो मिलती 120 की, और अगर मिल्क प्लस शुगर करता तो मुझे मिलती 130 की। तो इस तरीके से मैंने अपनी जो कॉफी थी उसको मैंने चेंज नहीं करा, उसमें बस ये चीज एक्स्ट्रा एड ऑन करी, ये मेरे एक्स्ट्रा फीचर हो गए। तो वही अपन बोलते हैं कि वी हैव नॉट मॉडिफाइड द कॉफी, वी हैव जस्ट एडेड फीचर्स ऑन टॉप ऑफ इट। हमने ये दोनों फीचर्स उसके ऊपर डाले, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अगर अपन विदाउट डेकोरेटिव पैटर्न इस चीज को कोड करना चाहे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीपल क्लासेस बनानी होगी। पहले अपनी होगी कॉफी, जो कि हमारी सिंपल कॉफी होगी। फिर होगी कॉफी विथ मिल्क, तो कॉफी में अगर मिल्क हो तो क्या प्राइस होगी। कॉफी विथ शुगर, कॉफी में शुगर हो तो क्या प्राइस होगी। या फिर कॉफी विथ मिल्क एंड शुगर, मतलब उसमें मिल्क एंड शुगर दोनों हो सकती है। तो हमें अब देख सकते हैं कितनी सारी क्लासेस बनानी पड़ गई। वहीं पर अगर हमारे पास मिल्क शुगर के अलावा कोई क्रीम आ गई तो हमें और मल्टीपल क्लासेस बनानी पड़ेंगी। पहली बनेगी कॉफी विथ क्रीम, देन कॉफी विथ मिल्क एंड क्रीम, मिल्क शुगर क्रीम, शुगर एंड क्रीम, तो बहुत सारी क्लासेस बन जाएंगी। तो वहीं पर अपनी प्रॉब्लम आती हैं, टू मैनी क्लासेस, ठीक है। देन हार्ड टू मेंटेन, ऑब्वियसली इतनी सारी क्लासेस होंगी जिनको मेंटेन करना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। एंड नॉट स्केलेबल, जैसे मैंने बताया कि अगर मैंने एक क्रीम ऐड करा तो उसको स्केल करना कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा 3-4 क्लासेस बनानी पड़ जाएंगी। तो बहुत प्रॉब्लम आएंगी अगर मैंने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया। तो इसका अपन आइडिया समझते हैं कि इसका कोर आइडिया क्या है कि हमारी जो सिंपल कॉफी है हम उसमें इस तरीके से कोड लिखेंगे कि अगर हमें मिल्क ऐड करना है तो मिल्क ऐड कर पाए, शुगर ऐड करना है तो शुगर ऐड कर पाए, और ये हमारे रैपर की तरह काम करेंगे। वही मैंने लिखा है, वी विल रैप द ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर।
हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेयर बाय लेयर रैप करेंगे। इसका मतलब कॉफी में मिल्क भी आ सकता है, कॉफी में शुगर भी आ सकती है, कॉफी में मिल्क प्लस शुगर भी आ सकता है, वो हमारे ऊपर है हमें किस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब अपन कोड देखते हैं कि अगर अपन कोड करेंगे इसको विथ डेकोरेटिव पैटर्न तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कि होगी हमारी कॉफी, जो कि हमसे कॉस्ट करके एक फंक्शन है जो एक्सपेक्ट करती है। तो ये हो गया मेरा बेस कंपोनेंट कॉफी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, कॉफी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब अपनी सेकंड आएगी कॉन्क्रीट कंपोनेंट। कॉन्क्रीट कंपोनेंट मतलब वो क्लास जिसमें हमारा डेटा है। तो ये हो गई हमारी कॉन्क्रीट क्लास। इसने क्या किया है कि जो हमारी कॉफी करके एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी उससे इनहेरिट करा है, सो दैट कॉस्ट करके हमारा फंक्शन बनाना मैंडेटरी हो जाए। तो वो उसने बनाया और उसने बोला कि 100 रुपीज मेरी कॉस्ट है। वेरी गुड। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अपन बनाएंगे अपनी डेकोरेटिव बेस क्लास। ये बेस क्लास क्यों है वो आगे पता चलेगा, पहले अपन क्लास देख लेते हैं। तो जो अपनी कॉफी डेकोरेटर है उसने क्या किया, हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उससे इनहेरिट किया और उसके अंदर उसने कॉस्ट करके जो फंक्शन था वो बनाया, साथ में एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि मुझसे कॉफी लेता है। अब ये कॉफी कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है और वो जो क्लास का ऑब्जेक्ट है मैंने बोला अंडरस्कोर कॉफी, एंड ये जो अंडरस्कोर कॉफी है ये जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर क्लास से मुझे मिल जाएगी उसकी कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉफी डेकोरेटर। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास मिल्क डेकोरेटर एंड शुगर डेकोरेटर जो कि मेरी कॉन्क्रीट डेकोरेटर है। कॉन्क्रीट मतलब जहां से मुझे डेटा मिलेगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप ध्यान से देखिए कि जो मेरा मिल्क डेकोरेटर है उसने इनहेरिट किया कॉफी डेकोरेटर को। अब इसने कॉफी डेकोरेटर को इनहेरिट किया तो कॉफी से आता है, कॉफी मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो मुझे कॉस्ट बनाना मैंडेटरी है, वो मैंने बना दिया। लेकिन मैंने सिर्फ इतना रखा कि यहाँ पे जब मैंने कॉस्ट बनाया तो जो भी मेरी इनिशियली कॉफी का ऑब्जेक्ट मिला होगा उसकी कॉस्ट, वो कोई से भी कॉफी का ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसमें 20 रुपीज ऐड कर दो जो कि मिल्क की कॉस्ट है। ओके, वहीं पर शुगर की बात कर रहे हैं अपन। तो शुगर में जो भी कॉफी का ऑब्जेक्ट मिला है उसकी कॉस्ट लो और उसमें 10 ऐड कर दो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होगा, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर कॉफी हमने इनपुट में तो लिया ही नहीं है, नहीं यहाँ पे नहीं यहाँ पे, तो हम इसको कॉल कैसे कर पा रहे हैं, ये तो हमें एरर थ्रो करेगा। पर नहीं, अपन यूज कर रहे हैं कॉफी डेकोरेटर। जो कॉफी डेकोरेटर है उसके पास तो है ना कंस्ट्रक्टर, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर तो ये बना है और इसके जितने भी मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं उनको मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने अपनी जो कॉफी डेकोरेटर है उसका एट्रीब्यूट यहाँ पे एक्सेस किया है, इसीलिए मैं अंडरस्कोर कॉफी को यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब अपना क्लाइंट कोड। क्लाइंट कोड में सबसे पहले अपन ने पास किया सिंपल कॉफी। इस सिंपल कॉफी की जगह हम कोई सा भी कॉफी का ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आया कॉफी। अब यहाँ पर हमारी प्राइस थी 100 सिंपल कॉफी की। नेक्स्ट आया मिल्क डेकोरेटर। मिल्क डेकोरेटर ने लिया कॉफी विच इज दिस। अभी जो कॉफी का ऑब्जेक्ट है ये मेरा बन गया होगा और वो जो कॉफी का ऑब्जेक्ट था उसकी जो कॉस्ट थी विच इज 100, तो उसमें मैंने ऐड कर दिया 20, तो मेरा ये हो गया 120। करेक्ट। अब ये जो मेरा 120 था ये मैंने यहाँ पास करा। अब यहाँ पे जो मैंने कॉफी पास करा वो मेरा मिल्क डेकोरेटर का है और उसकी मुझे कॉस्ट मिल जाएगी। उसकी कॉस्ट क्या थी यहाँ पे 120, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 120 प्लस 10 जो कि यहाँ से आएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 130। तो जो मेरा शुगर डेकोरेटर था वो भी यूज हो गया। तो इस तरीके से मेरा सिंपल कॉफी के ऊपर मैंने 2 फीचर ऐड कर दिए, उससे मेरी कॉस्ट में 30 रुपीज ऐड हो गए, 20 मिल्क के 10 शुगर के। तो जो मेरी फाइनल कॉस्ट आएगी वो मेरी हो जाएगी 130। तो इस तरीके से हमारा डेकोरेटर पैटर्न काम करता है। यहाँ पे क्या किया कि जो क्लाइंट था उसने शुगर डेकोरेटर का ऑब्जेक्ट कॉल किया, शुगर ने मिल्क का कॉल किया, मिल्क ने सिंपल कॉफी का कॉल किया। तो ये बेसिकली जैसा हमारा रिकर्शन होता है ये हमारे एक स्टैक की तरह रिकर्शन के, कि सबसे पहले यहाँ पे मुझे जो सिंपल कॉफी है उसका 100 मिला, उसमें मेरा ऐड हुआ 20 तो ये मेरा हो गया 120, उसमें मेरा ऐड हुआ 10 तो ये हो गया मेरा 130 और फाइनली 130 मेरा क्लाइंट को मिल गया। समझ में आ गया? इतना ही था। नेक्स्ट इसके बेनिफिट क्या है, डायनेमिक बिहेवियर। कल को मुझे कोई और कॉफी यूज करनी हो या फिर कोई और फीचर ऐड करने हो, जैसे कि मिल्क शुगर की जगह मुझे क्रीम ऐड करना हो, तो मुझे एक छोटी सी क्रीम की क्लास बनानी पड़ेगी, मुझे बहुत सारी क्लासेस बनाने की जरूरत नहीं है। नो क्लास एक्सपेंशन, वो आप समझ गए होंगे। क्लास एक्सपेंशन मतलब हमारी जो क्लास ओवरलोड हो जाती है वो नहीं होगा। नेक्स्ट ओपन क्लोज प्रिंसिपल, दैट मीन्स ओपन फॉर एक्सटेंशन क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। हमारा एक्सटेंशन के लिए ओपन था जो कि हमने देख लिया, हम फीचर ऐड कर पा रहे हैं, लेकिन अपनी जो मेन क्लास थी कॉन्क्रीट क्लास थी उसमें हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। तो यही होता है क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन।
एंड फ्लेक्सिबल डिजाइन, वो तो आप देख ही चुके हैं कितना फ्लेक्सिबल है। मुझे पहले शुगर ऐड करनी है, बाद में मिल्क ऐड करनी है, सिर्फ शुगर ऐड करनी है, सिर्फ मिल्क ऐड करना है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नेक्स्ट यूज केसेस, जो हमारे लॉगिंग सिस्टम होते हैं वहां पर अपन इस चीज को यूज कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से अपना डेकोरेटर पैटर्न यूज करना है, इजीली यूज कर सकते हैं। मिडलवेयर, जो हमारे जेंगो फ्लास्क में मिडलवेयर यूज करते हैं वो भी यही पैटर्न फॉलो करते हैं। हमारे फीचर टॉगल हो गया, जैसा आपने देख लिया मैंने मिल्क ऐड करा, शुगर ऐड करा, इस तरीके से इन फ्यूचर हमारे पास कोई एपीआई जोन में कोई फीचर ऐड करने हैं वो भी अपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर पैटर्न। नेक्स्ट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, दैट मीन हमारे जो इनपुट और आउटपुट की स्ट्रीम्स होती हैं उनमें भी हम अपने डेकोरेटर पैटर्न को यूज कर सकते हैं। तो यही था अपना डेकोरेटर पैटर्न। इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी कंपैरेटिवली जो हमने बाकी के डिजाइन पैटर्न पढ़े हैं उससे, बट आई होप अगर आप इस वीडियो को एक और बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये काफी अच्छा पैटर्न था, इससे अपन काफी अच्छा कोड लिख सकते हैं। पर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपने स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न देख रहे थे। अभी तक अपन उसमें 2 डिजाइन पैटर्न देख चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना 3rd डिजाइन पैटर्न देखने वाले हैं। तो चले चलते हैं आईपैड पे और उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना 3rd डिजाइन पैटर्न है उसको अपन बोलते हैं फसाद डिजाइन पैटर्न। अभी क्या बोलता है वो समझ लेते हैं। फसाद पैटर्न प्रोवाइड अ सिंप्लीफाइड इंटरफेस टू अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। दैट मीन्स हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो सकता है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स कोड हो सकता है, उसको रन करने के लिए एक सिंप्लीफाइड इंटरफेस प्रोवाइड करने को अपन बोलते हैं फसाद डिजाइन पैटर्न। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक होम थिएटर सिस्टम, अब उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्टर होगा जो हमें ऑन करना होगा, साउंड सिस्टम होगा ऑन करना होगा, लाइट्स डिम करनी होंगी एंड स्ट्रीमिंग डिवाइस होगा जो हमें स्टार्ट करना होगा। तो हमें ये 4 चीजें परफॉर्म करनी होंगी तब जाके हम किसी भी होम थिएटर सिस्टम में कोई भी मूवी या वेब सीरीज देख सकते हैं। विदाउट इसके हम नहीं देख सकते। ठीक है, नाउ व्हाट इफ वी हैव अ बटन वॉच मूवी, एंड जैसे ही हम उस वॉच मूवी बटन को क्लिक करते तो हमारे पास क्या होता है, एवरीथिंग हैंडल्स ऑटोमेटिकली, मतलब ये सारे ऑपरेशन खुद ब खुद परफॉर्म हो जाते हैं। एंड अगर वो हो जाते तो उसी को अपन बोलते हैं कि वही है हमारा फसाद पैटर्न। ठीक है, अब अगर हम बिना इसके करें तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो पहला, हमारे पास जो क्लाइंट है उसको हमारे सारी चीजें करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टर को ऑन करना क्लाइंट का काम, साउंड सिस्टम ऑन करना क्लाइंट का काम, लाइट्स डिम करना क्लाइंट का काम, स्ट्रीमिंग डिवाइस को हैंडल करना क्लाइंट का काम। ये सारा काम हमें मैनुअली हैंडल करना पड़ेगा अगर अपन लोग विदाउट फसाद सिस्टम करेंगे तो यहाँ पे हमारा आइडिया क्या रहेगा कि हम क्लाइंट को देंगे कि आप हमारे फसाद को कॉल करो एंड वो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा, आपको हैंडल करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बोलो वॉच मूवी, बाकी चीजें हम मैनेज कर लेंगे। तो यही है कोर आइडिया। अब अगर कोड देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेसिक सा कोड है। हमने अपनी 4 क्लासेस बनाई विच इज प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम, लाइट्स एंड स्ट्रीमिंग डिवाइस। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सब सिस्टम। और भी हो सकते हैं, बहुत बेसिक सा एग्जांपल दिया है। आप समझ लीजिए कि आपको कोई माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बनाना है या कोई भी ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि कॉम्प्लेक्स है, वो अपने पास कोड अवेलेबल है। उसको अपन को कोई एक फीचर को कॉल करना है जिसके अंदर मल्टीपल क्लासेस में मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो हम हर क्लासेस को मैनुअली हर स्टेप पे कॉल ना करके एक फसाद बनाएंगे। उसके लिए हम डायरेक्टली उसको कॉल करेंगे एंड वो ऑटोमेटिकली अंडर द हुड सब चीजें मैनेज कर लेगा। तो यहाँ पर हमने बनाया अपना होम थिएटर फसाद। ये क्या बोलता है कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर उसने सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए, और जो वॉच मूवी करके हमने एक मेथड बनाया उसके अंदर उसने बोल दिया कि प्रोजेक्टर को ऑन कर दो, साउंड को ऑन कर दो, लाइट्स को डिम कर दो एंड स्ट्रीमिंग को प्ले कर दो। ये सारा सिर्फ एक वॉच मूवी मेथड को कॉल करके हो पाया। यही हो गया हमारा फसाद क्लास। अब अगर क्लाइंट को कोड को कॉल करना है तो क्लाइंट क्या करेगा कि होम थिएटर फसाद का एक ऑब्जेक्ट बनाया और बोला वॉच मूवी एंड दैट्स इट। क्लाइंट को सिर्फ इतना कोड से मतलब है, बाकी का कोड हमारे लिए था। तो ये होता है हमारा फसाद कि हम क्लाइंट के लिए चीजें सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हमारे यूजर ने क्या करा, वॉच मूवी को कॉल करा और फसाद ने बाकी चीज मैनेज कर ली, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। तो यही बेनिफिट होता है फसाद का। अब अपन और इसके बेनिफिट देख लेते हैं। पहला सिंप्लिसिटी, क्लाइंट के लिए कितना सिंपल हो जाता है हमारा कोड। लूज कपलिंग, कल को हमें उस स्ट्रीमिंग सिस्टम में कोई और नई चीजें ऐड करनी है हम इजीली ऐड कर सकते हैं, क्लाइंट को हम परेशान नहीं करेंगे, क्लाइंट को अपने कोड में चेंजेस करने नहीं पड़ेंगे। इजी मेंटेनेंस, क्यों आपको समझ में आ ही रहा होगा, फसाद के अंदर अब चीजें इजीली मैनेज कर सकते हैं, एक ही सिंगल प्लेस पे जो भी करना है करना होगा अपन को।
और क्लीन कोड, वो तो आपने देख लिया कि इससे हमारा कोड कितना ज़्यादा क्लीन हो पाता है। नेक्स्ट इज यूज केसेस। अगर हमें एपीआईज के रैपर्स बनाने हैं वहां पे हम फसाद यूज कर सकते हैं। पेमेंट सिस्टम जो कि काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं वहां पे यूज कर सकते हैं। एसडीके में हम यही यूज करते हैं कि हम एक सिंगल फंक्शन को कॉल करेंगे, अंडर और जो भी हो रहा है वो हमारा फसाद मैनेज कर लेगा। एंड हमारा माइक्रो सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन, कि हमारे जो माइक्रो सर्विस होती हैं उनमें भी हम फसाद यूज करते हैं, क्योंकि हमारे माइक्रो सर्विस के अंदर बहुत सारी सर्विसेज यूज होती हैं। अगर हमें कोई भी एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, वो क्या क्या है वो हमें नहीं पता होता, हम उस सिंगल ऑपरेशन पे डिपेंडेंट होते हैं और वो सिंगल ऑपरेशन हमारे लिए होता है फसाद। ठीक है, तो यही होता है हमारे लिए फसाद डिजाइन पैटर्न, जो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई कर देता है। या अपन ये बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक रैपर या फिर एक क्लास प्रोवाइड कर देता है, जो कि ऑटोमेटिकली बाकी चीजें हैंडल या मैनेज कर लेती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि फसाद क्या होता है। ये आपने सुना होगा शायद, पहले कभी नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आपने सुन भी लिया, समझ भी लिया, पर जनरली ये कई बार इंटरव्यूज में यूज हो जाता है कि आप बताइए कि फसाद सिस्टम क्या होता है। काफी लोगों को नहीं पता होता तो जवाब नहीं दे पाते, पर अब आपको पता है, आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन लोग अपने स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न देख रहे थे, जिसमें अभी तक अपन 3 स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न देख चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना 4th पैटर्न देखेंगे। तो चले चलते आईपैड पे और उसको समझते हैं। अब जो अपना 4th पैटर्न है उसको अपन बोलते हैं कंपोजिट डिजाइन पैटर्न। ये काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। इसमें अपन काफी कुछ समझेंगे कि जो अपना ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको भी अपन को अगर बनाना हो तो इस पैटर्न के थ्रू अपन बना सकते हैं। किस तरीके से वो अपन समझते हैं। तो ये क्या बोलता है, composite patterns allows you to treat individual objects and composition of objects uniformly. That means हमारे पास अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट है या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो उसको एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करना, रीड करना, उस चीज को अपन बोलते हैं कंपोजिट डिजाइन पैटर्न। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फाइल सिस्टम में हमारे पास फाइल होगी जो कि हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। हमारे पास फोल्डर होंगे जिसके अंदर ग्रुप ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब सेम ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म फॉर ओपन, डिलीट एंड डिस्प्ले। हमारा जो ओपन, डिलीट, डिस्प्ले जैसे ऑप्शंस है वो दोनों पे सेम तरीके से परफॉर्म हो तो अपन बोलेंगे कंपोजिट डिजाइन पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, अब अगर अपन लोग कोड लिखें विदाउट कंपोजिट पैटर्न तो क्या होगा कि अगर मेरे पास फाइल है तो मुझे फाइल के रिलेटेड ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। अगर मेरे पास फोल्डर है तो फोल्डर के रिलेटेड ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। सिमिलरली मेरे पास अगर कोई और डिफरेंट पैटर्न्स आ जाते हैं तो मुझे इफ एल्स कंडीशन के थ्रू मेंटेन करना पड़ेगा एवरीवेयर। बट उसको अपन बोलेंगे कि हमें हर जगह इफ एल्स लगाना इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। दैट इज वाई हम कंपोजिट डिजाइन पैटर्न फॉलो करते हैं, जिसमें अपन इस चीज को ना फॉलो करके यूनिफॉर्मली चीजों को मैनेज करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझते हैं इससे प्रॉब्लम क्या क्या आएगी। पहली, टाइप चेक एवरीवेयर, हमें हर जगह टाइप चेक करना पड़ेगा। सेकेंड, कोड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमें हर जगह इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी और ये तो अपन ने बहुत बेसिक सा बताया है। कोई और कॉम्प्लेक्स फाइल्स हो, कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो तो वहां पे ये चीज और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। थर्ड, स्केलेबिलिटी इशू, इसको मुझे स्केल करना है तो मुझे हर जगह इफ एल्स कंडीशन बार बार लगानी पड़ेगी। हम एक जगह ऐसा नहीं कर सकते कि जैसा अपन ने अपना अडेप्टर पैटर्न देखा था या कोई भी अपन ने फैक्ट्री रिलेटेड पैटर्न देखा था जहां पे अपन इंटरफेसेस के थ्रू मैनेज करते थे, वैसा नहीं होगा। यहाँ पे अपन को एक एक जगह चीजें ऐड करनी पड़ेगी टू स्केल द सिस्टम। अब अगर अपन को अपना कंपोजिट डिजाइन पैटर्न को फॉलो करना है, सबसे पहले उसका कोर आइडिया क्या है कि हमारे पास एक कंपोनेंट होगा, उसमें हमारी एक लीफ होगी जो कि हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, और हमारा कंपोजिट होगा विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीफ, दैट मींस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारा हो गया कंपोजिट और ये हमारा हो गया सिंगल। कंपोनेंट क्या होगा, जो इन दोनों को कंसिस्ट करता है। ठीक है, अपन देख लेते हैं कंपोनेंट क्या होता है, कॉमन इंटरफेस दोनों के लिए। लीफ क्या होता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। कंपोजिट क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब अपन कोड देखते हैं कि विथ कंपोजिट पैटर्न अगर अपन को कोड लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन ने अपना बनाया एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसको अपन बोलते हैं कि ये हमारा मेक श्योर करेगा कि हमारी सारी क्लासेस का स्ट्रक्चर सेम हो। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट इंटरफेस। वो क्या बोलता है कि आप फाइल सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर शो मेथड होना चाहिए, बाकी आपको जो रखना है रखो, शो होना चाहिए। ठीक है भैया, मान लिया। अब हमने एक फाइल की क्लास बनाई जो कि हमारी हो गई लीफ क्लास। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि आप फाइल का नेम दीजिए, उसको हम एक क्लास वेरिएबल में ले लेंगे और जब हमें शो करना होगा तो एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे तो वो शो हो जाएगा।
फाइल सिस्टम से इनहेरिट करा है, इसलिए शो लगाना जरूरी है क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा कंपोजिट क्लास, दैट मींस फोल्डर, दैट मींस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वो किस तरीके से काम करता है वो देख लेते हैं। हमने जो फोल्डर करके एक क्लास बनाई जो कि फाइल सिस्टम्स को इनहेरिट करती है, दैट मींस शो होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास नेम है, नेम क्या होगा, फोल्डर का नेम, और चिल्ड्रंस, दैट मींस उस फोल्डर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। उन चिल्ड्रंस में जब भी कुछ चीज ऐड करनी हो तो उसके लिए एक ऐड मेथड बनाया है कि आप उस चिल्ड्रन में चीजें अपेंड कर सकते हो। ठीक है, और जब उसको शो करना है तो आप क्या करोगे, सेल्फ डॉट चिल्ड्रन और चाइल्ड शो करते जाओगे तो आप देख सकते हो कि उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, अब अपन लोग क्लाइंट का कोड देख लेते हैं। तो क्लाइंट क्या बोलता है कि मेरे पास दो फाइल हैं, फाइल 1 एंड फाइल 2, और मेरे पास एक फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स करके, उस डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर मैंने डाल दी फाइल 1 एंड फाइल 2। तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे पास है मेरी फाइल 1 एंड फाइल 2, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। देन मेरे पास एक मेन फोल्डर है, उस मेन फोल्डर के अंदर मेरे पास है डॉक्यूमेंट्स। तो अब मेरा स्ट्रक्चर क्या हो गया कि मेरे पास एक मेन फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास डॉक्यूमेंट करके फोल्डर है, और उसके अंदर मेरे पास दो फाइलें विच इज फाइल 1 एंड फाइल 2। तो ये मेरा हो गया फाइनल स्ट्रक्चर। अगर अपन देखें नीचे तो मैंने बना भी रखा है कि मेन फोल्डर, मेन फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये फाइल। अब ये कोड काम कैसे करेगा वो अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब अपन मेन फोल्डर डॉट शो में जाएंगे तो मेन फोल्डर का जो अपना चिल्ड्रन है वो फोल्डर 1 है। तो जब अपन शो कर रहे हैं मेन फोल्डर के अंदर से तो यहाँ पे हमारा चिल्ड्रन क्या है, यहाँ पे हमारा चिल्ड्रन है डॉक्यूमेंट। तो जब हम बोलेंगे चाइल्ड डॉट शो, दैट मीन्स डॉक्यूमेंट का शो कॉल होगा। जब डॉक्यूमेंट का शो कॉल होगा तो इसी क्लास के हम दोबारा शो के अंदर जाएंगे, और जो डॉक्यूमेंट का शो है उसके चिल्ड्रन में हमारे पास है फाइल 1 एंड फाइल 2। तो यहाँ पे प्रिंट होगी फाइल 1 एंड फाइल 2 का शो, और फाइल 1 एंड फाइल 2 का शो होता है ये। तो सबसे पहले हमारी प्रिंट होगी फाइल 1 फाइल 2, या अपन और भी कुछ बोल देते हैं, ये एक रिकर्शन की तरह है, ये एक स्टैक की तरह है। तो सबसे पहले हमारा फोल्डर कॉल होगा कि सबसे पहले हमारा मेन कॉल होगा यहाँ से मेन, देन हम मेन के बाद गए शो में तो हमारा कॉल होगा डॉक्यूमेंट, और उसके बाद हम गए शो में तो उसके बाद होगी हमारी फाइल शो, फाइल 1 फाइल 2। तो हमारा जो प्रिंटिंग ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले हमारा मेन फोल्डर प्रिंट होगा, देन उसके बाद हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिंट होगा, और फिर उसके बाद हमारा प्रिंट होगा फाइल 1 एंड फाइल 2। तो इस तरीके से हमारा कंसोल या टर्मिनल पे वैल्यूज प्रिंट होगी। तो ये हमारा मेक श्योर करता है। यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि ये प्रॉपर्ली एक ट्री की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है। कल को मुझे अपना डॉक्यूमेंट के अंदर दो डिफरेंट फोल्डर ऐड करने हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है मेन फोल्डर, उसके अंदर से मैंने बनाया डॉक्यूमेंट 1 फोल्डर, डॉक्यूमेंट 2 फोल्डर, फिर डॉक्यूमेंट 1 के अंदर मैंने डाल दी फाइल 1, इसके अंदर मैंने डाल दी फाइल 2, यहाँ पे मैंने हो सकता है डाल दी फाइल 3, यहाँ पे मैंने डाल दिया एक और फोल्डर, फॉर एग्जांपल मैंने एक और फोल्डर डाल दिया डॉक 3, उसके अंदर मैंने फाइल डाल दी। तो आप देख सकते हैं कि मेरा प्रॉपर ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अपन ये भी मेक श्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोजिट डिजाइन पैटर्न। तो काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, अगर आप डीएसए वगैरह करते हो वहां पर अगर आपको इस पैटर्न की नॉलेज हो गई तो वो वहां पर भी आपके काफी काम आ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहला जो मेरा बेनिफिट है वो मेरा है यूनिफॉर्मिटी, कि हमारे सिस्टम में आती है यूनिफॉर्मिटी। सेकंड है मेरा क्लीन कोड, कि मेरा जो कोड होगा वो काफी क्लीन होगा। देन क्या है, देन है मेरा स्केलेबल। आप देख ही सकते हैं कि मैं इसको कितना भी स्केल कर सकता हूं क्योंकि यहां पर अपन स्टैक यूज कर रहे हैं, एक तरीके से रिकर्शन फॉलो कर रहे हैं। देन ट्री स्ट्रक्चर सपोर्ट, वो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा ही दिया। तो ये काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं जो अपन को कंपोजिट डिजाइन पैटर्न प्रोवाइड करता है। यूनिफॉर्मिटी, क्लीन कोड, स्केलेबल एंड ट्री स्ट्रक्चर सपोर्ट। और भी बहुत सारे होंगे पर ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। उसके बाद आता है हमारे पास यूज केसेस। अब यूज केसेस क्या क्या है हमारे पास, पहला फाइल सिस्टम के लिए, वो तो अपन ने पूरे एग्जांपल ही देखा है। देन ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, बेसिकली जैसा ट्री स्ट्रक्चर में अपन के पास हायरार्की होती है वहां पर अपन को कभी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की बनानी हो तो वो अपन बना सकते हैं। उसके बाद मेरे पास क्या आता है, मेन्यू सिस्टम। अगर आपको पता हो कि जब भी हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन होता है उसमें हमारे पास मेन्यूज होते हैं, और मेन्यूज के अंदर भी मेन्यूज हो सकते हैं, वो भी एक तरीके का हमारा ट्री स्ट्रक्चर ही होता है, तो वो भी अपन बना सकते हैं। फिर हमारे पास आता है
HTML DOM स्ट्रक्चर। अब आपने देखा है जो अपना HTML कोड होता है उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल नेस्टेड लेवल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास HTML हो गया, HTML के अंदर बॉडी हो गई, बॉडी के अंदर मेरे पास फॉर एग्जांपल हेडिंग टैग हो गया, या उसके अंदर मेरे पास डिव टैग हो गया, डिव के अंदर एक और डिव हो गया। तो वो सब जो चीजें हैं वो भी अपन लोग कंपोजिट डिजाइन पैटर्न के थ्रू ही मैनेज करते हैं। देन मेरे पास आ गया ट्री डेटा स्ट्रक्चर, वो अपन देख ही चुके हैं। एंड देन GUI फ्रेमवर्क्स, जो मेरे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस होते हैं, वो भी अपन क्या करते हैं, नेस्टेड लेवल पे चीजें चलती हैं, तो वो भी अपन मेक श्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोजिट डिजाइन पैटर्न। तो ये सब कुछ अपन अपने कंपोजिट डिजाइन पैटर्न से कर सकते हैं। इसलिए कंपोजिट डिजाइन पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न लगता है मुझे। एंड अगर आप DSA वगैरह भी करते हैं, तो अगर आपको पता है कि आपके ट्री डेटा स्ट्रक्चर वगैरह होता है, तो वहां पर भी आप अपने कंपोजिट डिजाइन पैटर्न को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। एंड अगर आपको कभी भी कोई एप्लीकेशन बनानी है, फॉर एग्जांपल पोस्टमैन जैसी, जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, फोल्डर होते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर होते हैं, हमारे पास API रिक्वेस्ट होती है, तो उस टाइप का जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है वो भी हमारा कंपोजिट डिजाइन पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जहां पे हम फोल्डर स्ट्रक्चर, फाइल सिस्टम किसी भी एप्लीकेशन के अंदर बनाते हो, तो वहां पे अपन इस पर्टिकुलर डिजाइन पैटर्न को यूज करके वो चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड पैटर्न जो आपको भी करना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, तो इसीलिए अपन ने इसको डिस्कस करा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में और डिजाइन पैटर्न डिस्कस करेंगे, पर अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया हो, अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपने स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न कर रहे थे, उसमें से अभी तक अपन अपने 4 डिजाइन पैटर्न देख चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना 5th डिजाइन पैटर्न देखेंगे। तो चले चलते आईपैड पे और उसको समझते हैं। अब जो हमारा 5th डिजाइन पैटर्न है उसको अपन बोलते हैं प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न। ये क्या बोलता है, प्रॉक्सी पैटर्न प्रोवाइड्स अ सरोगेट और प्लेस होल्डर फॉर अनदर ऑब्जेक्ट टू कंट्रोल एक्सेस टू इट। इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बैंक ATM है। अब हम क्या करेंगे कि वी डायरेक्टली डोंट इंटरेक्ट विद द बैंक सर्वर्स। हम डायरेक्टली बैंक के सर्वर से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। अगर मुझे कोई भी पैसे विड्रॉ करने हैं, मैं यूज करूंगा बैंक का ATM। ठीक है, इंस्टेड वी यूज बैंक ATM। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ATM है वो हमारे लिए बन गया एक प्रॉक्सी। कैसे कि वो हमारा जो पिन है उसको वेरीफाई करेगा, फिर हमें एक्सेस प्रोवाइड देगा कि आप अपने पैसे निकाल सकते हो, आप करेक्ट यूजर हो बेस्ड ऑन द पिन। एंड देन वो हमें कनेक्ट करेगा बैंक सर्वर से, जो कि फाइनली हमारा ट्रांजैक्शन अप्रूव करेगा और हम अपने पैसे निकाल सकते हैं। इस बार हमने क्या करा, हमने डायरेक्टली बैंक के सर्वर से इंटरेक्ट ना करके हमने एक ATM से इंटरेक्ट करा, जो कि बना एक मीडिएटर, एक प्रॉक्सी सर्वर फॉर अस। ठीक है, अब अगर अपन को कोई भी एप्लीकेशन बनानी हो जिसमें प्रॉक्सी पैटर्न हम फॉलो ना करें, तो क्या होगा, हमारा जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली हमारा जो रियल ऑब्जेक्ट है उससे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, हमारा जो रियल ऑब्जेक्ट है क्लाइंट उससे इंटरेक्ट करेगा, REAL। ठीक है, नेक्स्ट इससे प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, पहली कि हमारे पास किसी भी एक्सेस का कंट्रोल नहीं होगा। इसका मतलब जो यूजर के एक्सेस होते हैं कि वो यूजर है, किस टाइप का यूजर है, उन सब का हमें कोई एक्सेस नहीं होगा। तो एक्सेस कंट्रोल नहीं होगा कि किस टाइप का यूजर है। सेकेंड, पॉसिबिलिटी टू लोड हैवी ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली। अगर हम सर्वर को डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें जितना भी हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी पेमेंट गेटवेज हो गए हैवी, या कोई हमारे पास पर्टिकुलर क्लासेस हो गई जो इंटरनली हैवी वर्कर्स चला रही हैं, उन सबको हमें बार बार इनिशियलाइज करना पड़ेगा अगर अपन उनके ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं तो। देन सिक्योरिटी इश्यूज, यूजर को डायरेक्टली बैंक सर्वर्स और बैंक के अंदर जो सर्वर की क्लासेस हैं उनका डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे तो सिक्योरिटी इश्यूज भी आ सकते हैं। देन परफॉर्मेंस इंपैक्ट, अब ये क्यों, क्योंकि हैवी ऑब्जेक्ट जब हम बार बार डायरेक्टली लोड करेंगे तो हमारी जो परफॉर्मेंस होगी वो गिर जाएगी। तो इसका कोर आइडिया क्या होता है, हमारा जो प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न होता है कि जो क्लाइंट है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कनेक्टिंग विद रियल ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे बैंक सर्वर हो गया, वो हमारा प्रॉक्सी से कनेक्ट करेगा। तो हमारा जो क्लाइंट है वो प्रॉक्सी से कनेक्ट करेगा, एंड देन जो प्रॉक्सी है वो कनेक्ट करेगा हमारे रियल ऑब्जेक्ट से। तो इससे सबसे पहले तो हमारा सिक्योरिटी सेफ हो जाती है, क्योंकि हमारा रियल ऑब्जेक्ट को अब डायरेक्टली यूजर कनेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा कोई हैवी ऑब्जेक्ट है जो एक बार मैंने लोड कर लिया, अब प्रॉक्सी उस लोडेड ऑब्जेक्ट को ही बार बार यूज करेगा इंस्टेड ऑफ री इनिशिएटिंग रियल ऑब्जेक्ट। तो इससे हमारे हैवी लोड भी बच जाते हैं। तो इस टाइप से हमारे कोड में इंप्रूवमेंट आती है इस पर्टिकुलर पैटर्न से। अब अपन देखते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रॉक्सीज होती हैं। पहला वर्चुअल प्रॉक्सी, इसमें क्या होता है, लेजी लोड हैवी ऑब्जेक्ट।
कि हमारे जो हैवी ऑब्जेक्ट है उनको हम लेजी लोड करते हैं, एक बार में लोड नहीं करते, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वो लोड होते हैं, दैट इज कॉल्ड लेजी लोडिंग, कि जब जब यूज आएगा तब तब लोड कर लेंगे, जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगी एक साथ सब कुछ लोड नहीं करेंगे। देन प्रोटेक्शन प्रॉक्सी, दैट मीन हैंडल एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल मतलब किस टाइप का यूजर है, यूजर का वैलिडेशन करेंगे, जैसे बेस्ड ऑन पिन था, या फिर अगर कोई बैंक में काम करता है तो हो सकता है कोई एडमिन यूजर हो, इस टाइप के यूजर्स होते हैं, तो यूजर का जो एक्सेस कंट्रोल होता है तो वो होता है हमारी प्रोटेक्शन प्रॉक्सी। देन होती है रिमोट प्रॉक्सी, दैट मीन्स रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ रिमोट सर्वर। हमारा जो रिमोट सर्वर है उसके ऑब्जेक्ट को जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा हो जाता है रिमोट प्रॉक्सी। अब अपन अपना कोड देख लेते हैं कि अगर अपन विथ प्रॉक्सी सर्वर कोड लिखें तो कैसा होगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया कि अपन ने एक अपना इंटरफेस बनाया, सब्जेक्ट इंटरफेस, जो कि हमारी हो गई एक इमेज जो कि हमें डिस्प्ले करेगा। ठीक है, उसके अंदर एक मेथड है डिस्प्ले जो कि बनाना मैंडेटरी है। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि अपन एक रियल इमेज करके बनाएंगे जो कि हमारा एक रियल ऑब्जेक्ट होगा, जिसके अंदर क्या होगा कि हमारा एक फाइल नेम जाएगा, तो वो हम ले लेंगे। देन हम लोड फ्रॉम डिस्क को यूज करेंगे। अब ये लोड फ्रॉम डिस्क क्या है, तो आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास एक मेथड है लोड फ्रॉम डिस्क। तो जैसे ही हमें फाइल नेम मिल जाएगा हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर, हमारा लोड फ्रॉम डिस्क कॉल हो जाएगा। बेसिकली जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे रियल इमेज टाइप का, तो ऑटोमेटिकली हमारा लोड फ्रॉम डिस्क कॉल हो जाएगा। दैट मीन्स डिस्क के अंदर से जो भी चीजें लोड करनी है, हैवी चीजें लोड करनी है, वो लोड हो जाएंगी। और फाइनली डिस्प्ले हमारे पास रहेगा क्योंकि वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में था, तो हमने डिस्प्ले बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक प्रॉक्सी इमेज, ये हमारी हो गई प्रॉक्सी क्लास। अब ये प्रॉक्सी इमेज के अंदर क्या कोड है कि यहाँ पर भी हम अपना फाइल नेम देंगे, और जो हमारी रियल इमेज है, क्योंकि ये प्रॉक्सी है तो इसके लिए हमें कोई ना कोई रियल इमेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो रियल इमेज है हम चेक करेंगे इनिशियल वैल्यू क्या है। अगर वो नन है तो हम क्या करेंगे, अगर जब भी हम डिस्प्ले कॉल करेंगे अगर वो नन है तो हम क्या करेंगे कि आप रियल इमेज को लोड करो और फिर उसको डिस्प्ले कर दो। दैट मीन्स ये जो रियल इमेज का एक्सेस है हमने डायरेक्टली यूजर को नहीं दिया, हमने यूजर को एक्सेस दिया प्रॉक्सी इमेज का, एंड प्रॉक्सी इमेज अंडर द हुड रियल इमेज का ऑब्जेक्ट बनाती है और डिस्प्ले को कॉल करती है अगर वो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। एक बार अवेलेबल हो गया फॉर ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल प्रॉक्सी इमेज का मैंने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया, अब मुझे इस ऑब्जेक्ट से बार बार डिस्प्ले करना है ना, तो एक ही बार हमारा रियल इमेज का ऑब्जेक्ट लोड होगा, वो बार बार नहीं होगा, डिस्प्ले हम बार बार कॉल करेंगे। तो इस चक्कर में हमारी हैवी लोडिंग बच जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि हमारा क्लाइंट कोड कि फॉर एग्जांपल प्रॉक्सी इमेज में हमने कोई डाला photo.png, पहली बार किया मैंने डिस्प्ले तो उसने करा लोड प्लस डिस्प्ले, जब दूसरी बार किया तो उसने क्या किया, सिर्फ डिस्प्ले किया, इस बार उसने लोड नहीं किया क्योंकि लोड ऑलरेडी हो चुका था। यहाँ पे हमारी जो हैवी लोडिंग थी वो हमारी सेफ हो गई। ठीक है, तो यही होता है बेसिकली हमारा प्रॉक्सी इमेज, जो कि हमारी हैवी लोडिंग को सेव कर देता है, एंड इससे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक्सेस नहीं देते तो काफी प्रोटेक्शन भी आती है। तो यहाँ पे यूजर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग रियल इमेज थे वो प्रॉक्सी को कम्युनिकेट करेगा, जो कि चेक्स जो भी उसके होंगे इंटरनल चेक्स वो लगाएगा और लेजी लोड करेगा चीजों को कि जब रिक्वायर्ड है सिर्फ तभी करो। आप देख सकते हो जब डिस्प्ले कॉल करेंगे तब ही लोड हो रहा है, ना कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं तब। ठीक है, तो यही होता है हमारा लेजी लोड। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, पहला लेजी लोडिंग वो आपने देख ही लिया। एक्सेस कंट्रोल कि हम सारे एक्सेस सारे चेक्स इनिशियली कर लेंगे, बेस्ड ऑन पिन हो सकता है, बेस्ड ऑन पासवर्ड हो सकता है, कोई भी चेक लगाने हो। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन क्योंकि हम सारी चीजें एक बार में लोड नहीं कर रहे, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट लोड कर रहे हैं, और जब नेक्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले तो हमें दोबारा लोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, लोड एक बार हो चुका है। एंड लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग हम इसमें इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी हम डिस्प्ले कॉल कर रहे हैं तो मैं एक लॉग लगा सकता हूं कि कैसे करना है, तो हमारे प्रॉक्सी के अंदर हम प्रॉपर लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके यूज केसेस देख लेते हैं। इमेज लोडिंग वो अपन ने देख लिया। एपीआई रेट लिमिटिंग, दैट मींस एपीआई रेट लिमिटिंग क्या होता है कि हमारी एक मिनट में एपीआई कितनी बार हिट हो या एक सेकंड में एपीआई कितनी बार हिट हो, किसी सेम यूजर से हिट हो, हम उसमें आईपी एड्रेस के बेसिस पे ट्रैक कर सकते हैं कि एक सेम आईपी एड्रेस से हम एक मिनट में फॉर एग्जांपल सिर्फ 60 एपीआई रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली हमारी रेट लिमिटिंग होती है, उसमें भी अपन अपना प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न यूज कर सकते हैं। देन ऑथेंटिकेशन सिस्टम, जो हमारे ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स होते हैं उसमें भी अपन प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने देख लिया कि जो एक्सेस कंट्रोल होता है वो भी अपन विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न हैंडल करते हैं। कैशिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, जैसे हमारे पास रेडिस वगैरह कैशे हो गया, तो इंटरनली उसके अंदर भी ये पैटर्न यूज होता है कि किस तरीके से अपन कैशिंग कर रहे हैं, तो देन हम यूजर को सारे एक्सेस ना दें, उसमें भी यूजर्स बनाए हम, तो वहां पर भी एक्सेस कंट्रोल यूज करते हैं अपन अगर अपन को कैशिंग बनानी होती है तो। एंड फाइनली रिमोट सर्वर कॉल, वो
वो अपन देख ही चुके हैं कि हमें कोई भी रिमोट सर्वर को कॉल करना होता है तो किस तरीके से बीच में एक प्रॉक्सी इंक्लूड होती है जिसकी मदद से हम रिमोट सर्वर को एक्सेस करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते। तो यही होता है हमारा प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न, जो कि हमें बोलता है कि हम डायरेक्टली किसी रियल ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हम एक प्रॉक्सी से कम्युनिकेट करेंगे जो कि हमें रियल ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यही था अपना प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न। आई होप आपको समझ में आ गया हो। आई नो आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि सारे के सारे डिजाइन पैटर्न काफी सिमिलर हैं। आई अग्री, काफी सिमिलर है, लेकिन आपको ये नहीं समझना कि एक एक डिजाइन पैटर्न में डिफरेंसेस क्या है। आपको एक एक डिजाइन पैटर्न समझना है एंड आपको इन कोड से ये समझना है कि किस तरीके से अपन अपने कोड को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कंपोजिट डिजाइन पैटर्न, तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमारा ट्री स्ट्रक्चर बनता है। या फिर अपन ने अपना डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न देखा था, तो किस तरीके से अपन अपनी क्लासेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा था। इस तरीके से ये प्रॉक्सी है कि अगर अपन को डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट को लोड नहीं करना तो हम प्रॉक्सी की मदद से लोड करेंगे। तो ये जो पैटर्न है ये एक्चुअली टेस्टेड हैं, लोगों ने काफी ईयर्स तक काम करके ये पैटर्न निकाले। सिमिलर हो सकते हैं पर ये अपनी अपनी जगह अलग हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपने स्ट्रक्चर डिजाइन पैटर्न पढ़ रहे थे और अभी तक अपन अपने 5 स्ट्रक्चर डिजाइन पैटर्न देख चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना 6th डिजाइन पैटर्न देखेंगे। तो चले चलते हैं आईपैड पे और उसको समझते हैं। अब जो अपना 6th डिजाइन पैटर्न है वो है अपना ब्रिज डिजाइन पैटर्न। ये क्या बोलता है समझ लेते हैं। ब्रिज पैटर्न decouples an abstraction from its implementation so that both can vary independently। मतलब ये क्या बोलता है कि जो ब्रिज पैटर्न है वो डीकपल कर लेता है जो एब्स्ट्रैक्शन होता है फ्रॉम इट्स इंप्लीमेंटेशन। तो एब्स्ट्रैक्शन और इंप्लीमेंटेशन को डीकपल कर लेता है सो दैट वो इंडिपेंडेंटली वेरी कर पाए। ठीक है, इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं क्योंकि काफी अपन अब कोड लेवल पे पहुंच चुके हैं, प्रॉपर एब्स्ट्रैक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो अपन एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। तो एग्जांपल क्या बोलता है, सपोज वी हैव डिवाइसेस। पहला है मेरे पास टीवी, दूसरा है रेडियो। अब इनके कुछ कंट्रोल्स होंगे, तो मेरे पास कुछ बेसिक कंट्रोल है, कुछ एडवांस कंट्रोल है। तो इनको अपन को हैंडल करना है कैसे, वो अपन देखते हैं। तो पहले अपन देखेंगे विदाउट ब्रिज पैटर्न। तो अगर मुझे विदाउट ब्रिज पैटर्न करना है तो मैं क्या करूंगा, बेसिक रिमोट टीवी, बेसिक रिमोट रेडियो, देन एडवांस रिमोट टीवी, एडवांस रिमोट रेडियो। मैंने ये 4 क्लासेस बनाई एंड इनमें मैं जो भी लॉजिक है वो लिख सकता हूँ। ये तो मेरा हो गया पहला तरीका। कल को मेरे पास और फंक्शनैलिटी बढ़ गई तो उस केस में मुझे और क्लासेस बनानी पड़ जाएंगी, तो ये मेरे लिए अच्छी अप्रोच नहीं है। तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या हो गई, क्लास एक्सप्लोजन, जो कि हमारा डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न में भी था। देन हार्ड टू मेंटेन, ऑब्वियसली इतनी ज्यादा क्लासेस होंगी, बार बार चेंजेस करना है सब जगह, बहुत प्रॉब्लम होगा। नीड टू क्रिएट क्लासेस फॉर न्यू डिवाइसेस, ऑब्वियसली हर न्यू डिवाइसेस के लिए n नंबर ऑफ क्लासेस बनेंगी बेस्ड ऑन n नंबर ऑफ फीचर्स, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसका कोर आइडिया क्या होता है कि हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्शन होगा रिमोट, हम एक ब्रिज प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा जो एब्स्ट्रैक्शन है वो डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन पे कनेक्ट ना करके ब्रिज के थ्रू जाएगा। यही अपना जो ब्रिज डिजाइन पैटर्न है वो बोलता है। यहाँ पे रिमोट क्या है, हमारा रिमोट है हमारा एब्स्ट्रैक्शन, हमारा डिवाइस क्या है इंप्लीमेंटेशन, और ब्रिज क्या है टू कनेक्ट बोथ ऑफ देम। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हाई लेवल लॉजिक रिमोट। बेसिकली सारी क्लासेस एक सेम पैटर्न फॉलो करें, सेम मेथड हो, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। इंप्लीमेंटेशन होता है उसका एक्चुअल लॉजिक, कि उसके अंदर एक्चुअल लॉजिक क्या है जो कि यूजर उनको यूज करेगा उन क्लासेस को। ठीक है, अब अपन कोड देख लेते हैं कि विद ब्रिज पैटर्न हमें कोड लिखना हो, दैट मींस एब्स्ट्रैक्शन और इंप्लीमेंटेशन के बीच में ब्रिज कैसे काम करता है वो अपन समझेंगे। तो ये है अपना इंप्लीमेंटेशन इंटरफेस, दैट मींस ये हमारी हो गई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो डिवाइड है हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कि बोलती है कि आपको 2 मेथड हमेशा रखने होंगे, दैट इज टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। समझ गए। अब जो टीवी है, टीवी ने डिवाइस से इनहेरिट करा, तो टीवी ऑन और टीवी ऑफ बनाया विद द हेल्प ऑफ टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ मेथड्स। सिमिलरली रेडियो बनाया टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ मेथड के साथ। तो ये हमारे हो गए कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन। तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, ये उसका कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन हो गया। नेक्स्ट आती है हमारी रिमोट। रिमोट हो गई हमारी एब्स्ट्रैक्ट, दैट मींस ये होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये क्या बोलता है कि आप मुझे डिवाइस दो इनपुट में, मैं डिवाइस को ऑन और ऑफ कर दूंगा बेस्ड ऑन टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ क्लासेस। जैसे मैंने अगर टीवी दिया तो टीवी के पास मेरे पास टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ है, तो वो ऑन और ऑफ की मदद से हम हैंडल कर लेंगे। वहीं पे जो रेडियो है, रेडियो में भी सेम ही फंक्शन है क्योंकि वो दोनों डिवाइस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से बने हैं, जो कि बोलता है कि ये दोनों मेथड होना मैंडेटरी है
और इसलिए अगर अपन ने ये दो मेथड यहाँ पे यूज करें तो हर बार ये मेथड होंगे ही होंगे, क्योंकि वो डिवाइस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्शन रिमोट। अब इसमें अगर एडवांस रिमोट बनाना है तो एडवांस रिमोट क्या बोलता है कि जो रिमोट बना चुके हो आप, फिर चाहे वो टीवी का हो चाहे रेडियो का हो, उसमें अपन ने एक एडवांस फंक्शनैलिटी ऐड कर दी म्यूट की। अब वो टीवी हो या फिर रेडियो हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये सिंगल क्लास, यही बेनिफिट है कि दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कल को मेरे पास टीवी रिमोट के साथ कोई और भी तीसरा आ जाए तब भी मैं ये उसके साथ यूज कर सकता हूं, क्योंकि ये उसी तरीके से बनाया गया। ये मेरा एब्स्ट्रैक्शन है, मेरे लॉजिक का एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि इसके अंदर मैं कोई सा भी डिवाइस पास कर सकता हूं। अब ये किस तरीके से काम करेगा, क्लाइंट कोड भी देख लेते हैं। ठीक है, क्लाइंट कोड क्या बोलता है कि मैंने एक टीवी का ऑब्जेक्ट बनाया, बिल्कुल सही, और मैंने एक रिमोट बनाया जिसके अंदर मैंने टीवी पास करी, मतलब ये मेरा टीवी का हो गया रिमोट। जैसे मैंने किया ऑन तो मेरी टीवी हो जाएगी ऑन, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या करा, मैंने एक रेडियो बनाया और रेडियो को बनाया ऑब्जेक्ट। फिर मैंने एडवांस रिमोट के अंदर रेडियो पास किया, दैट मीन्स मेरा जो रेडियो हो गया वो मेरा एडवांस रिमोट हो गया। अगर आपको याद हो जो हमारी डेकोरेटर पैटर्न था उसमें भी हमारे पास सिंपल कॉफी थी और सिंपल कॉफी में हमने शुगर ऐड कर दी, वो भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, ये भी कुछ उसी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्शन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच का ब्रिज बन रहे हैं। तो ये जो हमारा रेडियो है ये हमारी कॉन्क्रीट क्लास है जो कि एब्स्ट्रैक्शन से बनी है। जो एडवांस रिमोट है ये डिपेंड करता है कि आप किसका ऑब्जेक्ट दे रहे हो। टीवी का दोगे तो टीवी की जो फंक्शनैलिटी है वो एडवांस हो जाएगी, रेडियो दोगे तो रेडियो की फंक्शनैलिटी एडवांस हो जाएगी। दैट मीन्स अब मेरे पास म्यूट की भी फंक्शनैलिटी आ गई। जैसे मैंने किया ऑन तो मेरा रेडियो ऑन हो जाएगा, जैसे मैंने बोला म्यूट तो मेरा रेडियो म्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मी डेकोरेटर एंड ब्रिज काफी सिमिलर हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कब कौन सा यूज करना चाहिए। वो हमारा किस लिए यूज होता है कि हम अपनी क्लास की कैपेबिलिटी एक्सटेंड करना चाहते हैं, यहाँ पे हम अपने एब्स्ट्रैक्शन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच का ब्रिज बनाना चाहते हैं। ये हमारा एब्स्ट्रैक्शन, ये हमारी कॉन्क्रीट क्लासेस हैं, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसकी मदद से हमने अपनी कॉन्क्रीट क्लासेस बनाई है, कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन बनाया है। कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन को हैंडल करा है विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो कि हमारा रिमोट है, और इस रिमोट में एडवांस फंक्शनैलिटी ऐड करी है। और ये जो रिमोट है ये डायनेमिक रिमोट है हमारे लिए, ये टीवी भी हो सकता है और ये हमारे लिए रेडियो भी हो सकता है। ठीक है, तो यही अपना मेक श्योर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने रिमोट के अंदर टीवी भेजा और यहाँ पे मैंने रिमोट के अंदर रेडियो भेजा। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि जब मैं एडवांस रिमोट यूज कर रहा हूँ तो उसके लिए मैंने रिमोट नहीं भेजा। जब मैं एडवांस रिमोट यूज कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली रिमोट को इनहेरिट कर रहा है। दैट मीन्स उसके अंदर रिमोट की सारी फंक्शनैलिटीज हैं, रिमोट की सारी फंक्शनैलिटीज के साथ एक म्यूट की फंक्शनैलिटी मिल गई है मुझे। और अगर मुझे म्यूट नहीं चाहिए तो नॉर्मल रिमोट बना रहा हूँ। दैट मीन्स टीवी का ऑब्जेक्ट बनाया, रिमोट के अंदर पास करा तो नॉर्मल रिमोट, और अगर मैंने एडवांस के अंदर पास करा तो एडवांस रिमोट। और ये जो रेडियो है ये यहाँ के कंस्ट्रक्टर पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। दैट मीन्स ये रिमोट का कंस्ट्रक्टर यूज करेगा। ये ऐसे मैं और भी क्लासेस बना सकता था, डायरेक्टली उसको यूज कर सकता था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। दैट मीन्स जो रिमोट है वो हमारे डायरेक्टली डिवाइस से इंटरेक्ट करेगा, और जो डिवाइस है वो हमारे टीवी या रेडियो है, और जो रिमोट है उसमें बेसिक और एडवांस फंक्शनैलिटीज हैं हमारे पास। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? नो क्लास एक्सप्लोजन, हमारी जो क्लासेस हैं इस तरीके से कम्युनिकेट कर रही हैं कि हम बार बार उसमें डिफरेंट डिवाइसेस भेज के कम्युनिकेट कर सकते हैं, सेपरेट क्लासेस नहीं बनानी पड़ती। इंडिपेंडेंट चेंजेस, वो तो आपने देख ही लिया कि मुझे अगर टीवी या फिर रेडियो में चेंजेस करने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, कल को नया डिवाइस ऐड करना है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसीलिए क्लीन आर्किटेक्चर, वो अपन ने कोड देख के समझ लिया कि काफी क्लीन है। देन बेटर मेंटेनेबिलिटी, कोड को मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाएगा। आई होप वो भी कोड देख के समझ में आ रहा है अपन को। नेक्स्ट आते हैं इसके यूज केसेस। क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप, कि हमारे पास अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप होते हैं, यहाँ पे भी अपन बोल सकते हैं टीवी हमारे एक प्लेटफॉर्म है, रेडियो एक प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर कल को कंप्यूटर आ गया या कुछ भी ऐसे हमारे पास आ गए तो क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप को यहाँ पे यूज करना बहुत ईजी हो जाता है। डिवाइस कंट्रोल सिस्टम, टीवी रेडियो डिवाइस कंट्रोल सिस्टम। डेटाबेस ड्राइवर, जैसे मेरे पास पोस्टग्रे का है, मेरे पास माई सीक्वल का है, तो जो डेटाबेस के ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए। एंड पेमेंट सिस्टम, पेमेंट सिस्टम के बीच में भी ब्रिज ऐड करना हो, जो कि हमारे पास आजकल काफी पेमेंट सिस्टम है जो कि हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना चाहते, ब्रिज के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं। और हमारा जो एब्स्ट्रैक्शन और इंप्लीमेंटेशन का जो बीच का ब्रिज है वो हेल्प करता है कि हमारा जो पेमेंट सिस्टम है ऑल्दो लॉजिक सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेपाल है, मैं पेपाल यूज कर रहा हूँ, या मेरे पास स्ट्राइप है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने टीवी और रेडियो का एग्जांपल यूज किया था वहीं मैं पेपाल और स्ट्राइप का भी एग्जांपल यूज करके अपना कोड लिख सकता हूं, और वो मेरे दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे मुझे हैंडल करना,
और जो क्लाइंट कोड होगा उसको तो डायरेक्ट सिर्फ पेपाल या स्ट्राइप मिलेगा, और उसे कोई भी उनकी एडवांस फंक्शनैलिटी ऐड करनी है वो ऐड कर सकता है। और अगर कभी चेंजेस करने होंगे तो डायरेक्ट पेपाल या स्ट्राइप में चेंजेस करेंगे। जो क्लाइंट का कोड होगा वो अनचेंज रहेगा, उसे नया कोई पेमेंट मेथड ऐड करना है जैसे रेजर पे वगैरह वो इजीली ऐड कर सकता है। दैट इज अ पेमेंट सिस्टम। तो यही होता है हमारा ब्रिज डिजाइन पैटर्न। आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई नो काफी सिमिलर डिजाइन पैटर्न्स हैं, आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है आपका कि आप ये समझिए कि किस तरीके से अपन क्लासेस यूज कर पा रहे हैं, किस तरीके से हम क्लासेस में फंक्शनैलिटी ऐड कर पा रहे हैं। मुझे भी पता है कि काफी चीजें ऐसी होंगी जो आपके लिए न्यू होंगी यहाँ पे, कि क्लासेस को इस तरीके से यूज कर सकते हैं सोचा नहीं था। हम तो बिल्कुल क्लास एक्सप्लोजन वाले तरीके से ही कोड लिखते आए हैं। इस तरीके से कोड लिखेंगे तो क्लास एक्सप्लोजन नहीं होगा। हम क्लासेस को बहुत बेटर तरीके से यूज कर पा रहे हैं। जितनी भी हमारी बिग कंपनीज हो गए, मैंग फैंग, जितने भी हमारी ट्रेडिंग कंपनीज हो गई, वो इस तरीके से ही कोड लिखते हैं क्योंकि उन्हें ऑप्टिमाइज कोड चाहिए, उनको बल्कि कोड नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपने स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न देख रहे थे और उसमें अभी तक अपन अपने 6 स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न देख चुके हैं, और इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना लास्ट और 7 स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न देखने वाले हैं। तो चले चलते आईपैड पे और उसको समझते हैं। अब जो अपना लास्ट स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न होने वाला है वो अपना होने वाला है फ्लाई वेट डिजाइन पैटर्न। ये क्या बोलता है वो समझ लेते हैं। फ्लाई वेट पैटर्न reduces memory usage by sharing common parts of the state between multiple objects। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के जितने भी कॉमन स्टेट्स हैं उनको अपन शेयर डेटा की तरह यूज करेंगे सो दैट हमारा मेमोरी सेव हो पाए, मेमोरी को हम ऑप्टिमाइज कर पाए। यहां पर हम बोलते हैं कि अगर हम शेयर डेटा बोल रहे हैं दैट मीन्स वो हमारा इंट्रिंसिक स्टेट है, और अगर अपन यूनिक डेटा बोल रहे हैं दैट मीन्स एक्सट्रिंसिक स्टेट है। ठीक है, अपन इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज वी हैव 10,000 ट्रीज इन अ गेम। हमारे पास एक गेम है, उसमें हमारे पास 10,000 ट्री हैं। अब हमारे ट्री के पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जैसे कि कलर, टेक्सचर और टाइप। ठीक है, नाउ इफ एवरी ट्री ऑब्जेक्ट विल स्टोर दीज इन्फो मेमोरी वेस्ट, मतलब अगर अपन लोग हर ट्री जो हमारी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सब में यही 3 इन्फो डालेंगे और जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो हमारी मेमोरी को यूज करेंगे, तो हम कितना ज्यादा मेमोरी का वेस्ट कर रहे हैं। इस केस में बेटर अप्रोच क्या होगी कि स्टोर वन ट्री टेम्पलेट, कि हम इन पर्टिकुलर ट्री की एक टेम्पलेट बना के स्टोर कर लें एंड देन ईच ट्री विल होल्ड द पोजीशन, और बाकी जितने भी ट्री है वहां पे से उनकी पोजीशन रखें, क्योंकि हर ट्री की पोजीशन तो अलग होगी ना, तो वहां पे से उनकी पोजीशन सेव करें। ये इन्फॉर्मेशन को एक एज अ कॉमन इन्फॉर्मेशन एक टेम्पलेट की तरह दिखा दें। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि विदाउट फ्लाईवेट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो पहला जैसे हमने ट्री 1 ऑब्जेक्ट बनाया, ट्री 2 बनाया, अप टू ट्री n बनाया, सब में सारा डेटा डाला, मेमोरी का बहुत ज्यादा वेस्टेज होगा, तो अपन बोलेंगे हाई मेमोरी यूजेज, रिडंडेंट डेटा एंड परफॉर्मेंस इशू। ये हो जाएंगी हमारी 3 प्रॉब्लम्स जो कि हमें बचाना है, हमें ये प्रॉब्लम से अपने आप को बचाना है। ये डिजाइन पैटर्न उसके लिए हमें हेल्प करेगा। कैसे, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो फ्लाईवेट फैक्ट्री होगी ना, उसके अंदर हमारे पास जितने भी ट्री टाइप होंगे तो हर ट्री टाइप का एक शेयर डेटा होगा। हम ये नहीं बोलेंगे फॉर एग्जांपल 3 ट्री टाइप हैं तो हर ट्री टाइप में फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया 100 ट्रीज हैं, तो हम 100 ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम एक ट्री टाइप का एक कॉमन इंफॉर्मेशन का शेयर डेटा बनाएंगे, बाकी जो भी हमारा यूनिक डेटा होगा उसको अपन सेपरेटली स्टोर कर लेंगे। ठीक है, इससे हमारी मेमोरी बच जाएगी। अब अपन इसका कोड देख लेते हैं। तो हमारा कोड क्या बोलता है कि हमारे पास एक ट्री टाइप करके हमने क्लास बनाई जिसके अंदर हमने भेजा नेम, कलर एंड टेक्सचर। ठीक है, ये हो गया हमारी फ्लाईवेट क्लास जो कि होल्ड करेगी हमारा शेयर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ट्री फैक्ट्री। अब इसका कोड अपन ध्यान से देखेंगे। इसमें मैंने क्लास लेवल वेरिएबल बनाया विच इज अंडरस्कोर ट्री अंडरस्कोर टाइप्स, जो कि हमारी डिक्शनरी है। डिक्शनरी मतलब एक जेसन की तरह होता है जो कि की वैल्यू पेयर होल्ड करेगा। अब हमने एक क्लास मेथड बनाया, उस क्लास मेथड में हमने बोला गेट ट्री टाइप और उसके अंदर भेजेंगे हम नेम, कलर एंड टेक्सचर। फिर हमने की बनाई यूजिंग नेम, कलर एंड टेक्सचर, और हमने क्या करा कि CLS में इसको यूज करा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ क्लास वेरिएबल CLS, जैसे सेल्फ होता है ऐसे CLS क्लास के लिए यूज होता है। तो क्लास डॉट अंडरस्कोर ट्री टाइप्स, और वहां पे जो की थी उसमें अपन ने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। दैट मीन्स अगर हमारे पास ये सेम रहेगा तो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही बनेगा, अगर ये इन्फॉर्मेशन अलग होती जा रही है दैट मीन्स हमारे डिफरेंट टाइप्स बनते जा रहे हैं, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। अगर ये सेम है तो अपन एक बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे
और बार बार उसको रिटर्न कर देंगे। और हम कैसे मेक श्योर कर रहे हैं, एक बार ही बन रहा है बाय चेकिंग कि की हमारे अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। अगर की हमारी अवेलेबल है तो उस केस में डायरेक्टली उस की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। दैट मीन जो मेमोरी में हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है डायरेक्टली उसी को रिटर्न कर देंगे। इसको अपन बोलते हैं ये हमारी फ्लाई वेट फैक्ट्री। नेक्स्ट आता है कि अब अपन को बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, क्लाइंट कोड है। तो मैंने क्या करा, मैंने ट्री वन बनाया, मैंने बोला ट्री फैक्ट्री डॉट गेट ट्री टाइप, जो कि हमारा क्लास मेथड है, उसके अंदर मैंने भेजा ओक ग्रीन एंड रफ। तो इसने एक की बनाई जिसमें था ओक ग्रीन एंड रफ, और उसने देखा ये की अवेलेबल नहीं है तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया और यहाँ सेव कर लिया और इस वैल्यू को कर दिया रिटर्न। जब मैंने नेक्स्ट टाइम ये तीन इंफॉर्मेशन भेजी, मैंने एक और बार की बनाई, इस बार ये जो की है ये मेरी अवेलेबल है, तो मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट उसकी वैल्यू रिटर्न कर दी। तो इस तरीके से जो हमारा ट्री वन और ट्री टू है वो सेम मेमोरी का ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है। वहीं पर नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड है डिस्प्ले, कि उस ट्री को डिस्प्ले किस पॉइंट पर करना है, तो वो अपन डिस्प्ले कर सकते हैं, जो कि यहां से आ रहा है। जब हमने ट्री को डिस्प्ले कर दिया, अब अपन देखेंगे ट्री वन और ट्री टू क्या सेम है, तो हमारा आंसर आएगा ट्रू। यस, ये दोनों सेम है, क्योंकि दोनों सेम मेमोरी लोकेशन यूज कर रहा है, सिर्फ इनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी अलग है, बाकी सब सेम है। तो इस तरीके से हमारी मेमोरी बच जाती है। तो हमारा जो ट्री ऑब्जेक्ट था उसके अंदर थी हमारा शेयर डेटा, जो कि था कलर एंड टाइप, और यूनिक डेटा था उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये जैसे 10 20 30 40। अब इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं, सबसे पहला मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। अगर अपन को कोई भी ट्री बनानी है और अगर सेम डेटा जा रहा है तो सेम ऑब्जेक्ट यूज कर लो, दैट इज मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। बेटर परफॉर्मेंस, अगर हमारी मेमोरी हम उतनी ही यूज करेंगे जितनी रिक्वायर्ड है तो हमारी परफॉर्मेंस ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारी मेमोरी की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो ओवरलोड नहीं हो रहा होगा। देन स्केलेबल सिस्टम, इससे हमारे सिस्टम काफी स्केलेबल होंगे, क्योंकि मेमोरी को हम जितना ज्यादा उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम मेमोरी को ऑप्टिमाइज तरीके से यूज कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्केल कर सकते हैं। जनरली हम जब भी अपना हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हैं तो वहां पर अपन यही देखते हैं कि सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है, रैम यूटिलाइजेशन कितना है। अगर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर हो जाता है तो अपन डिफरेंट पॉड्स बनाते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में। अगर वो नहीं होगा तो दैट मीन्स हम अपने सिस्टम को बेटर स्केल कर सकते हैं, वही। देन सेंट्रलाइज डेटा, क्योंकि हमारा जितना भी ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह स्टोर है, क्योंकि हमने जो ट्री टाइप करके वेरिएबल बनाया था, तो दैट इज सेंट्रलाइज डेटा। इस पर अपन देखेंगे यूज केसेस। तो यूज केसेस में हमारा पहला यूज केस क्या होगा कि हम लोग इसको गेम डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने ट्री का एग्जांपल देखा कि किसी भी गेम के अंदर अगर हमारे पास 10,000 ट्रीज हैं तो वही बेसिकली एक एग्जांपल हो गया कि किस तरीके से अपन गेम डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट एडिटर, कैरेक्टर रेंडरिंग। कोई भी अपन एडिटर यूज करते हैं जैसे विजुअल स्टूडियो कोड या फिर कर्सर, तो वहां पे अपन कैरेक्टर डालते हैं। अब अगर हर कैरेक्टर को अपन रैम में स्टोर करेंगे तो हमारी जो रैम होगी वो बहुत जल्दी भर जाएगी। उसकी जगह हम क्या करते हैं कि हर कैरेक्टर को एक सिंगल मेमोरी लोकेशन में सेव करते हैं और उसको रेंडर कितनी भी बार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे था कि अपन पोजीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पे भी अपन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उस कैरेक्टर की जो मेन मेमोरी लोकेशन है वो एक ही रहेगी। देन यूआई एलिमेंट्स रीयूज, हमारे जितने भी यूआई एलिमेंट्स होते हैं जैसे बटन हो गए, कार्ड्स हो गए, हमारे डायलॉग बॉक्स हो गए, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको भी हम एक ही बार बनाएंगे और बार बार डिफरेंट पोजीशन में यूज कर सकते हैं। उनकी स्टेट डिफरेंट रख सकते हैं, पर उनका जो यूआई है वो कॉमन हो सकता है। और जो हमारे कैशिंग सिस्टम है वो भी, कि अगर हमारे कैशिंग सिस्टम में कोई भी दो सेम या सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो शेयर डेटा है उनको अपन एक जगह स्टोर कर सकते हैं, यूनिक डेटा को सेपरेटली स्टोर कर सकते हैं। इससे हम अपनी कैशिंग को भी ऑप्टिमाइज तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यही होता है बेसिकली अपना, जिसको अपन बोलते हैं फ्लाई वेट डिजाइन पैटर्न, जो कि हमारा मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। तो एक काफी यूजफुल पैटर्न हो सकता है। इस पैटर्न को यूज करके आप जब भी अपने कोड लिखो तो आपका भी कोड कम से कम रैम यूज करेगा, कम से कम मेमोरी यूज करेगा, दैट मीन आपकी एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा स्केलेबल बन जाएगी। तो यही थे अपने 7 पैटर्न्स जो कि अपन ने पढ़े अपने स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न में। आई होप आपको ये समझ में आ गए हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कुछ भी दिक्कत हो मैं सजेस्ट करूंगा एक और बार सारी ये जो 7 के साथ 7 पैटर्न है उनको आप देखिए, समझिए और अच्छे से समझ में आएगा। जितनी बार देखेंगे उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming